हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कि क्या है प्रतिरक्षा तंत्र। तो मैं आपको देखो एक बात बताता हूं कि जीवन में कभी ना कभी हमारा जो सामना है वो जीवाणु से, विषाणु से, कवकों से, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, अब जब इन जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से जब हमारा सामना होता है तो इनसे हमारी सुरक्षा कौन करता है? इनसे हमारी सुरक्षा करने का काम करता है कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा तंत्र। तो पहली बात तो ये कि प्रतिरक्षा तंत्र है क्या, तो आप लोगों को पता चल गया कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या जो भी रोगजनक है, जो भी परजीवी हैं जो हमारे शरीर में हमें हानि पहुंचाते हैं या रोग फैलाते हैं, उनसे जो सामना करता है, उन रोगाणुओं से जो सामना करता है, उसे हम कौन सा तंत्र बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। फिर ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसी से एक नई शाखा निकली है, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान। ये तो था प्रतिरक्षा तंत्र और ये है क्या? प्रतिरक्षा विज्ञान। कि क्या है इम्यूनोलॉजी? तो जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, वैसे ही एक ब्रांच इम्यूनोलॉजी है। तो हम कहेंगे कि बायोलॉजी की वो शाखा या जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों की बात करें, प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली की बात करें, उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। अब ये जो इम्यूनोलॉजी है, ये शब्द निकला है इम्यूनिस से। किससे निकला है? इम्यूनिस से। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फ्री ऑफ बर्डन। क्या मतलब होता है? फ्री ऑफ बर्डन। क्लियर यहां तक? तो पहली बात तो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बता दी, दूसरी आप लोगों को बता दी किसके बारे में? इम्यूनोलॉजी के बारे में। याद रखना कि इसके जनक कौन है। जैसे हर विज्ञान की शाखा का एक फादर होता है, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। आप लोगों को पता होगा कि एडवर्ड जेनर पहले ऐसे चिकित्सक या वैज्ञानिक थे जिन्होंने वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था। किसका फॉर्मेशन किया था? टीके का निर्माण किया था। और इस टीके के निर्माण करने के लिए ही, इस इतने बड़े कार्य करने के लिए ही इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि इन्होंने किसका निर्माण किया था? वैक्सीन का क्या किया था? निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं शरीर की एक एबिलिटी जिसका नाम है इम्यूनिटी। क्या नाम है? इम्यूनिटी। क्या है इम्यूनिटी? देखो तीन शब्द आ रहे हैं अभी तक यहां, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का तात्पर्य है प्रतिरक्षा। क्या है? प्रतिरक्षा। बोले क्या है प्रतिरक्षा? तो हम कहेंगे कि जो हमारा शरीर है, उस शरीर की ऐसी क्षमता, इस ऐसी क्षमता जिसकी वजह से हम शरीर से किसको बाहर फेंक सकें? रोग जनक को बाहर कर सके, या रोग जनकों का हम क्या कर सके? निष्कासन कर सके। ऐसी शरीर की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। चलो बस जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम कौन सा? सिस्टम इम्यून सिस्टम। तो हमने कह दिया कि जीवन में कभी ना कभी हमारा रोग जनकों का सामना होता है, उनसे लड़ने की जो हमें क्षमता प्रदान करता है वो हमारा सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। फिर हम लोगों ने बात की इसकी एक ब्रांच की, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? एडवर्ड जेनर। क्या है इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी का अर्थ यह है कि विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रतिरक्षा तंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन करें, ये कैसे कार्य करता है उसका हम अध्ययन करें, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। और फिर बात आई किसकी? इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक प्रकार की एबिलिटी है हमारे शरीर की, एक प्रकार की हमारे शरीर की क्या है? क्षमता है। और वो कौन सी क्षमता है? जो रोग जनकों का हमारे शरीर से क्या कर दे? निष्कासन कर दे, यानी उनको शरीर से कहां निकाल दे? बाहर निकाल दे। फिर हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो हम बोलेंगे कि इम्यूनिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। अब ये जो टू टाइप्स की इम्यूनिटी है ये कौन सी है? देखो, एक तो है जन्मजात। कौन सी है? जन्मजात, यानी हम कह सकते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तभी से ये हमारे शरीर में थी। और दूसरी है उपार्जित। कौन सी है? उपार्जित, एक्वायर्ड, जो जन्म के बाद में हम लोगों ने अर्जित की है।
तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे, वो कौन सी है, जन्मजात प्रतिरक्षा की। किसकी बात करेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा की। ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आईबीएससी में 39वां चैप्टर है वो है, और यदि हम सीबीएसई की भी बात करें तो जो ह्यूमन डिजीज वाला 8th चैप्टर है उसमें इम्यूनिटी के बारे में बता रखा है। तो आज हम थोड़ा विस्तृत में पढ़ लें। सबसे पहले किसके बारे में, जन्मजात इम्यूनिटी के बारे में। एनेट इम्यूनिटी क्या है, जन्मजात इम्यूनिटी क्या है, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो पहले नंबर पे अपन बात करते हैं जन्मजात की। तो देखो एक बात याद रखना, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट होती है। कैसी होगी, याद रखना ये वाली बात, ये कैसी होती है, अविशिष्ट होती है, और बर्थ के समय से ही हमें मिलती है। यानी कब मिलती है हमें, जन्म के समय से ही हमें मिलती है। क्या काम करती है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। किससे करती है सुरक्षा, पैथोजन से, रोग जनक से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। इसको अपन पढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं या समझा देता हूं कैसे। देखो जन्मजात जो इम्यूनिटी है इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 के ऊपर आता है शारीरिक रोध। कौन सा आता है, शारीरिक रोध। फिर नंबर 2 पर आता है पूरक तंत्र। नंबर 3 पर आता है कार्यकीय रोध। कौन सा रोध, कार्यकीय रोध। और नंबर 4 पर आता है साइटोकाइन रोध। कौन सा रोध आता है, साइटोकाइन रोध। ये किसके प्रकार हैं, ये चारों के चारों प्रकार हैं। कौन सी प्रतिरक्षा के, जन्मजात प्रतिरक्षा के। कौन सी प्रतिरक्षा के प्रकार है, जन्मजात प्रतिरक्षा के क्या है प्रकार। अब इसको अपन समझे कैसे, देखो मैं इस वाले पार्ट को भी डिवाइड कर दूंगा लगभग 2 या कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। और ये जो सारे के सारे हैं ये सिंगल सिंगल है। सीबीएसई के अंदर इन चारों को अलग अलग तरीके से, इसमें चौथे नंबर पे ये वाला नहीं है। देखो सीबीएसई बोर्ड में अपन बात करेंगे तो सबसे नंबर पे पहले कौन सा है, शारीरिक रोध। शारीरिक रोध के बाद में दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन सा, कार्यकीय रोध। कौन सा आ जाएगा, कार्यकीय रोध। लेकिन अपन इनको डिस्क्राइब में पढ़ ले तो देखो क्या सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शारीरिक रोध के बारे में। किसके बारे में बात करें, शारीरिक रोध। तो देखो शारीरिक रोध के जब बारे में अपन बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जन्मजात, जन्म से मिली है। एक मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझा दूं कि बाहर से कोई पैथोजन आए, कौन आए, पैथोजन आए, तो वो पैथोजन हमारे शरीर में प्रविष्ट होंगे उससे पहले हमारी सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, उससे पहले हमारी सुरक्षा करने का काम करेगा हमारी त्वचा। कौन करेगी, हमारी त्वचा। हमारी जो स्किन है वो स्किन हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। किस चीज में करेगी स्किन हेल्प, स्किन सहायता करेगी कि उन सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रविष्ट ना होने दिया जाए। तो ये पूरी चारों तरफ हमारे किसका लेयर है, त्वचा की लेयर है, त्वचा का आवरण है। गलती से यदि सूक्ष्म जीव त्वचा को छोड़कर किसी अन्य भाग से शरीर के अंदर प्रविष्ट हो, जैसे नाक के द्वारा, मुख के द्वारा या अन्य किसी शरीर के छिद्र के द्वारा, तो हम कहेंगे कि हमारे नाक में भी श्लेष्मीय उपकला का आवरण पाया जाता है, म्यूकस एपिथेलियम का। और हम बात करें कि हमारे यदि मुख के द्वारा भी जाते हैं तो यहां पर भी हमारे श्लेष्मीय उपकला पाई जाती है। श्लेष्मीय पदार्थ स्रावित होता है। तो पहले तो त्वचा ने सुरक्षा की, फिर उसके बाद में श्लेष्मीय उपकला ने हमारे शरीर की क्या करी, सुरक्षा। सपोज करो कि वो जो पैथोजन है, जो रोग जनक है, वो हमारी त्वचा को भी हरा गए, यानी भेद गए। भेदने का मतलब ये नहीं कि त्वचा के अंदर से जाएंगे, यानी त्वचा से भी वो बचाव करके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गए। शरीर में जो श्लेष्मीय उपकला थी उससे भी वो बच निकले, फिर वो पहुंच जाते हैं हमारे स्टमक में। कहां पहुंच जाते हैं, स्टमक में। तो फिर आता है कार्यकीय रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर। कार्यकीय रोध में क्या होता है कि हमारे शरीर के स्टमक में जठर रस में HCl का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है, HCl का। अब HCl क्या करेगा, उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। सपोज करो वहां से भी वो बच के निकल गए, तो फिर क्या होगा, फिर वो हमारे ब्लड में जाएंगे और ब्लड में किलर सेल पाई जाती है, WBC या मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स कोशिका पाई जाती है। वो उन सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, मारने का काम करती है। अब चलो ठीक है, वो उनसे भी नहीं मरे तो क्या होगा, फिर बारी आएगी कि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा, उपार्जित, जिसमें हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की और पैसिव इम्यूनिटी की, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। तो फिर क्या होगा कि हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और ये कंफर्म है कि जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो रोग जनक को मरना पड़ेगा। क्लियर। अब सपोज करो कि
कि यदि वो जो रोगजनक हमारे शरीर में गए हैं उनके साथ एंटीजन नहीं है, क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो जब तक भाई याद रखना कि शरीर में एंटीजन ना पहुंचेंगे तब तक किसका निर्माण नहीं होगा, एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा तो वो पैथोजन लगातार क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। संख्या बढ़ाते रहेंगे तो व्यक्ति लगातार क्या पड़ता जाएगा, बीमार। फिर जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास। किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है वो सिम्टम्स को देखकर, लक्षणों को देखकर या तो देगा हमें एंटीबायोटिक, क्या देगा, एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक या तो उन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देगी, मार देगी, ठीक है। अब यदि एंटीबायोटिक से भी नहीं होता तो फिर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रविष्ट करवाए जाएंगे। क्या प्रविष्ट करवाए जाएंगे, एंटीबॉडी। अब हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी प्रविष्ट करवाए वो कहां तैयार हुए थे उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। या फिर हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाए जाएंगे एंटीजन। क्या प्रविष्ट करवाए जाएंगे, एंटीजन। जैसे ही बॉडी में एंटीजन जाएंगे बॉडी किसका फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडी का। अब मैंने आप लोगों को ये जो इतनी सारी बातें बताई हैं वो एक समझाने के लिए कि यहां से स्टार्ट हुए थे, स्किन से स्टार्ट हुए थे। पैथोजन ने सब चीजों को भेद कर स्किन को, फिर हमारी श्लेष्मीय उपकला को, फिर उसके बाद में जठर रस को, इन सब को भेद कर फिर भी हमारे शरीर में रोग फैला रही है। तो उसको कैसे रोका जाए, तो उसको रोकने के जो उपाय है वो मैं लास्ट तक धीरे धीरे बताता रहूंगा। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के अंदर पहले नंबर पे कौन सा है, जन्मजात प्रतिरक्षा। उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, जिसे हम सहज प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। कौन सी प्रतिरक्षा बोलेंगे, सहज प्रतिरक्षा। जन्मजात को किस नाम से जान सकते हैं, सहज प्रतिरक्षा या आनुवंशिक प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें कब मिलती है, जन्म के समय से ही मिलती है। तो याद रखना कि इम्यूनिटी दो प्रकार की है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर आता है सहज प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा, सहज भी बोल सकते हो इसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, इसी को हम जन्मजात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं। पहले नंबर की प्रतिरक्षा ये। पहली चीज तो ये ध्यान रख लेना कि कोई परिभाषा पूछे कि सहज प्रतिरक्षा क्या है तो याद रखना कि अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा। कौन से प्रकार की, अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा जो हमें कब मिलती है, जन्म के समय से मिलती है। ऐसी प्रतिरक्षा कौन सी प्रतिरक्षा कहलाती है, सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। नंबर 1 शारीरिक अवरोध। कौन सा अवरोध, शारीरिक अवरोध, ठीक है। अब देखना एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना। शारीरिक अवरोध में हम सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे त्वचा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, त्वचा के बारे में, ठीक है। सब लोगों को पता है कि त्वचा हरपनमोला अंग है। कौन सा अंग है, हरपनमोला अंग है। क्यों है हरपनमोला अंग, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा कैसे करती है। तो देखो पहली बात, त्वचा में 2 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है, 2 लेयर पाई जाती है। एक तो होती है डर्मिस। क्या होता है, डर्मिस। और दूसरा क्या होता है, एपिडर्मिस। क्या होगी, एपिडर्मिस। जो ये बाहर का, सबसे बाहर का जो आवरण है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस में एक प्रोटीन पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कीरेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, कीरेटिन। क्वेश्चन आता है कि त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एपिडर्मिस में। तो याद रखना कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कीरेटिन प्रोटीन। ये कीरेटिन प्रोटीन जो है ये रोगजनकों को, किसको, रोगजनकों को या सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं होने देता। क्लियर, कि हमारी त्वचा का जो सबसे बाहर का आवरण है उसमें पाया जाने वाला ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन हमारे शरीर में किसको प्रविष्ट नहीं होने देता, सूक्ष्म जीवों को क्या नहीं होने देता, प्रविष्ट नहीं होने देता। तो पहला काम तो इसी ने कर दिया। अब दूसरा क्या है, जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है, जिसे हम डर्मिस या त्वचा कहते हैं, इसे बाह्य त्वचा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, त्वचा बोलेंगे। इस डर्मिस में विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रंथि। बोले सर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तेलीय ग्रंथि। नाम सुने सब लोगों ने। तेलीय ग्रंथि के द्वारा एक पदार्थ निर्मित होता है जिसको हम बोलते हैं सिब्बम। क्या बोलते हैं, सिब्बम। याद रखना उसे हम क्या बोलेंगे, सिब्बम। इस सिब्बम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है,
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सीबम में। और ये जो लैक्टिक अम्ल है ये हमारे त्वचा का पीएच जो है वो कितना रखता है? 3 से 5। कितना रखता है? 3 से 5। यानी कैसा माध्यम रखेगा? अम्लीय। और अम्लीय माध्यम रखेगा तो सूक्ष्म जीव वैसे ही क्या नहीं कर पाएंगे? वृद्धि नहीं कर पाएंगे। हुआ क्लियर? सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है जो जन्म के समय से प्राप्त होती है। इसका पहला भाग है शारीरिक अवरोध, यानी शरीर कैसे अवरोध पैदा करता है। और शारीरिक अवरोध में पहले नंबर पे हम लोगों ने बात की किसकी? त्वचा की। त्वचा का एपिडर्मिस में केराटिन बता दिया और डर्मिस में ग्रंथि बताई, तेलीय ग्रंथि, जिसके द्वारा किसका स्रावन होता है? सीबम का। और ये सीबम क्या करता है? ये सीबम लैक्टिक अम्ल का स्रावन करता है जो त्वचा का पीएच क्या रखता है? 3 से 5 रखता है, अर्थात अम्लीय माध्यम रखता है, जिससे सूक्ष्म जीव क्या नहीं कर पाते? वृद्धि नहीं कर पाते। अब नंबर 2 पर कौन सी झिल्ली? अब नंबर 2 पर आता है म्यूकस झिल्ली। पहले नंबर पे त्वचा पढ़ ली, अब दूसरे नंबर पे आएगी म्यूकस झिल्ली, है ना। इनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, ज्यादा क्लासिफाइड कर दिया। बाकी का शारीरिक अवरोध में दे रखा है सीबीएसई बोर्ड में, जो 8th चैप्टर है उसी में ये सारी चीजें बता रखी है जो मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने बात कर ली स्किन की। अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे म्यूकस झिल्ली की। किसकी बात करेंगे? म्यूकस झिल्ली की, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखो मुख्यतः हमारे शरीर के जो पाथ हैं, जिसमें एक तो है श्वसन पथ, जहां से हम श्वास लेते हैं भाई, ये नाक वाला। नंबर 2 पर आहार पथ, जहां से हम भोजन को निगलते हैं। कौन सा पथ हुआ? आहार पथ। नंबर 3 पर कौन सा पथ है? जनन पथ। जनन पथ के अंदर चाहे वो वेजाइना की बात कर ले या पेनिस के अंदर की बात कर ले, तो इन तीनों पाथों में श्लेष्मीय उपकला का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? श्लेष्मीय उपकला का। किसका आवरण पाया जाएगा? श्लेष्मीय उपकला या म्यूकस एपिथेलियम का क्या पाया जाता है? आवरण। कई बार जब धूल वगैरह चलती है और हम श्वास लेते हैं उस समय तो मिट्टी के कण भी हमारे नाक में रह जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑक्सीजन के साथ अंदर फेफड़ों में चले गए। नाक में क्यों रहा? क्योंकि नाक में किसका आवरण पाया जाता है? श्लेष्मीय उपकला का। श्लेष्मीय उपकला का आवरण क्या काम करता है कि हानिकारक जो भी सूक्ष्म जीव है उनको कहां रोक लेता है? नाक में रोक लेता है, नोज में रोक लेता है। और जो एयर है वो फिल्टर होके कहां चली जाती है? आगे चली जाती है। तो श्लेष्मीय उपकला ने क्या किया? श्लेष्मीय उपकला ने अवरोध उत्पन्न किया। कौन सा अवरोध? उन्होंने सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर जाने से रोका है। अब शरीर के अंदर जाने से रोका तो हम कह सकते हैं कि ये जो म्यूकस झिल्ली है ये भी एक प्रकार से इम्यूनिटी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? इम्यूनिटी का, यानी प्रतिरक्षा का क्या कर रही है? कार्य कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये श्लेष्मीय उपकला जो इन पाथों में पाई जाती है ये रोग जनकों को फांस लेती है, फंसा लेती है। तो बोले सर क्या वो वहीं फंसे रहेंगे? बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि श्लेष्मीय उपकला निर्मित होती रहती है, यानी पुरानी वाली श्लेष्मीय उपकला का तो शरीर से निष्कासन हो जाता है और नई श्लेष्मीय उपकला लगातार क्या होती रहती है? निर्मित होती रहती है। तो एक बार जो श्लेष्मीय उपकला बनी उसको अपन शरीर के द्वारा कहां निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को सबको पता है। सुबह सुबह उठते ही जब मुंह धो के आते हैं अपन, बाहर आते हैं तो नाक को साफ करते हैं। नाक को साफ करते हैं तो क्या बाहर निकली? श्लेष्मीय उपकला। और इस श्लेष्मीय उपकला में जो भी थे पैथोजन, जो भी रोगजनक थे, उनको हम लोगों ने शरीर से कहां निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो ये क्लियर हुआ? ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ एक बात और ध्यान रखना कि ये श्लेष्मीय जो उपकला है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ये आंसुओं में भी पाया जाता है भाई, जो आंखों से अश्रु निकलते हैं ना उसमें भी पाया जाता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम भी है, ये क्या करता है? रोग जनकों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। तो दूसरा हो गया हमारा कौन सा? म्यूकस झिल्ली। हम पढ़ रहे शारीरिक अवरोध की शरीर किस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करता है, उसमें 2 बता दिए मैंने आप लोगों को। कौन कौन सा बताए हैं याद रखना। नंबर 1 पर तो अपन ने पढ़ लिया त्वचा, और नंबर 2 पर पढ़ लिया हम लोगों ने कौन सी झिल्ली? म्यूकस झिल्ली। कौन सी झिल्ली? म्यूकस झिल्ली। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पे शारीरिक स्राव की। किसकी बात करेंगे? शारीरिक स्राव की। फिजियोलॉजिकल बैरियर, कार्यकीय अवरोध। शारीरिक स्राव क्या है? तो शारीरिक स्राव में अपन बोलेंगे कि शरीर के कई भागों से किसका श्रावण होता है? तरल का श्रावण होता है। और शरीर के कई भागों से जो तरल का श्रावण होता है वो तरल भी हमारे शरीर की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। बोले कैसे? जैसे जठर रस है। कौन सा रस है? जठर रस आमाशय में, स्टमक में जो पाया जाता है उसके द्वारा श्रावण होता है किसका? HCl का। सपोज करो कि जो ब्रेस्ट है, जो स्तन ग्रंथि है, यदि उनमें से कोई सूक्ष्म जीव अंदर जाने की कोशिश करे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कि दूध के द्वारा
लैक्टोपेरोक्सीडेज का स्रावन होगा, लैक्टोपेरोक्सीडेज का क्या होगा, स्रावन होगा। ठीक है, वेजाइना या योनि में अंदर की साइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे अम्लीय माध्यम रहता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकता है, संक्रमण से रोकता है, पहले बताया था। इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, मतलब क्या है ये सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड को अपन सीमन बोल सकते हैं, वीर्य बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एक तो क्या पाया जाता है जिंक, जिंक के बाद में क्या पाया जाता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में क्या पाया जाता है स्पर्माइन पदार्थ पाए जाते हैं। अब याद रखना, जठर रस शरीर में स्रावित होता है, दुग्ध भी शरीर के द्वारा स्रावित होता है, सेमिनल फ्लूइड भी शरीर के द्वारा स्रावित होता है। इन तीनों में HCl, लैक्टोपेरोक्सीडेज, जिंक, पोटेशियम और स्पर्माइन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो किसकी वृद्धि को रोकते हैं, रोगजनक की वृद्धि को रोकते हैं या किसको नष्ट करते हैं, रोगाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। क्लियर? तो हम कहेंगे कि सहज या प्राकृतिक या जो जन्मजात प्रतिरक्षा थी उसका पहला जो भाग था जिसे हम लोग बोलते थे शारीरिक अवरोध, कि शरीर कैसे अवरोध उत्पन्न करता है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले त्वचा के बारे में पढ़ा, फिर म्यूकस झिल्ली के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, शारीरिक स्राव के बारे में। और अब जो दूसरे नंबर पे सिस्टम आता है उसे हम बोलते हैं पूरक तंत्र। क्या बोलते हैं, पूरक तंत्र। तो देखो ये तो तीन जो पार्ट थे, ये तीन पार्ट तो थे शारीरिक अवरोध के, किसके थे, शारीरिक अवरोध के। नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे कौन से तंत्र की, पूरक तंत्र की। किसकी बात करेंगे, पूरक तंत्र। क्या है पूरक तंत्र, देखना एक बार। लगभग 30 प्रोटीन का समूह है। कितने प्रोटीन का समूह है, 30 प्रोटीन का क्या होता है, समूह होता है, जिन्हें हम उनकी खोज के आधार पर C1, C2, C3, C4 ऐसे नाम दे देते हैं कि C3 है, C4 है। याद रखना कि पूरक तंत्र क्या है, पूरक तंत्र 30 प्रोटीन का क्या है, समूह। कहां पाई जाती है प्रोटीन, या तो पाई जाती है कोशिका की सतह पर, किस पर पाई जाती है, कोशिका की सतह पर, या फिर कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कौन सा द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य, वहां पर ये पूरक तंत्र क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका, फंक्शन सुन लेना, कार्य। इसका कार्य क्या है कि जैसे ही शरीर में कोई रोगजनक जाता है, ये रोगजनक चला गया, ठीक है, तो ये जो रोगजनक है इन रोगजनकों को घेर लेगा पूरक तंत्र। किसको घेर लेगा, रोगजनकों को क्या कर लेगा, घेर लेगा। भाई ये जो प्रोटीन के समूह है ना, लगभग 30 प्रकार के प्रोटीन का जो समूह है, ये इनको क्या कर लेगा, घेर लेगा। घेर लिया, और घेरने के बाद में ये जो पूरक तंत्र है, कौन सा तंत्र है, पूरक तंत्र, ये इनवाइट करेगा, ये किसको बुलाएगा, शरीर की भक्षी कोशिका को। कौन सी कोशिका को, भक्षी कोशिका को, जो भक्षण करती है, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज, है ना, न्यूट्रोसाइट्स, इनको बुलाएगा। और इनको बुलाने के बाद इनको हवाले कर देगा। ये अंदर वाले क्या थे, रोगजनक थे, क्या थे, रोगजनक, और इनको किसके हवाले कर देगा, भक्षी कोशिकाओं के हवाले। और भक्षी कोशिकाएं इन रोगजनकों का क्या कर लेगी, भक्षण कर लेगी। सामान्य तो होता है कि ये जो 30 प्रोटीन का जो समूह है, इसमें से कोई भी एक प्रोटीन विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटित, टूट जाता है। टूट कर ये तो बनाता है क्या, उत्पाद। क्या बनाता है, उत्पाद। ये उत्पाद तो शरीर में कार्य करता है उत्प्रेरक का। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का। और वो जो टूटा हुआ जो प्रोटीन था ना, टूटा हुआ प्रोटीन का जो कुछ पार्ट था, वो रोगजनकों को मारने का काम करता है। किसको मारने का काम करता है, रोगजनकों को। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि पूरक तंत्र किसे कहते हैं। तो याद रखना कि 30 प्रोटीन का एक विशिष्ट समूह पाया जाता है जिसे पूरक तंत्र कहते हैं, और इनकी खोज के आधार पर इन्हें C1, C2, C3, C4 कहा जाता है। क्लियर? कहां पाए जाते हैं, तो बता दिया, कोशिका की सतह या कोशिका द्रव्य पे पाए जाते हैं। क्रिया क्या है इनकी, कार्य क्या है, फंक्शन ये है कि ये जो पूरक तंत्र, ये रोगजनकों को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और घेरने के बाद में कौन सी कोशिकाओं को बुलाते हैं, भक्षी कोशिकाओं को। और भक्षी कोशिका इनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो दूसरा तंत्र कंप्लीट हो गया हमारा, कौन सा तंत्र, पूरक तंत्र। अब पूरक तंत्र के बाद में हम लोग बात करेंगे कोशिकीय अवरोध की। कौन से अवरोध की, कोशिकीय अवरोध की। तो नंबर 1 ये, नंबर 2 हम लोगों ने बात कर ली कौन से तंत्र की, पूरक तंत्र की। और अब हम बात करेंगे कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध का मतलब क्या है ना, सेल्यूलर बैरियर। कौन सा बैरियर, सेल्यूलर बैरियर। नंबर 1 के ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर, फिजिकल। और जो सीबीएसई बोर्ड में नंबर 2 पर दे रखा है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उस फिजियोलॉजिकल बैरियर में हम लोगों ने इन दोनों को कंबाइन पढ़ लिया है। किसको, म्यूकस झिल्ली को और शारीरिक स्राव को। सीबीएसई में पूरक तंत्र के बारे में नहीं दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे कोशिकीय अवरोध के बारे में कि कोशिकीय अवरोध क्या है।
तो हम कहेंगे कि कोशिकीय अवरोध में हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है, जो कौन से माध्यम में रहती है? तरल माध्यम में। कौन से माध्यम में? तरल माध्यम में रहती है। अब कोशिके यानी कोशिका है कोई ना कोई, इनका जो मुख्य है वो है WBC। कौन है? WBC। और क्या आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि शरीर में बुखार कब होता है? जब रोग जनकों की संख्या बढ़ जाती है, और रोग जनकों की संख्या बढ़ जाती है तो उनको मारने के लिए कौन अपनी संख्या बढ़ाता है? WBC। WBC जब अपनी संख्या बढ़ाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो कंफर्म है कि WBC हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम कहेंगे कि विशिष्ट प्रकार की कोशिका जो तरल माध्यम में पाई जाती है, कौन कौन सी? मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, और उसके अलावा एक और कोशिका है जिसे हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। क्या काम करती है ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं हमारे ऊतकों में पाई जाती है, हमारे तरल माध्यम में भी पाई जाती है, ज्यादा तरल माध्यम में पाई जाती है, और ये सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती है। किनको मारने का काम करती है? सूक्ष्म जीवों को। थोड़ी देर पहले वीडियो के प्रीवियस में मैंने बताया था कि सब चीजों को भेद कर यदि सूक्ष्म जीव हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं तो उस समय क्या होता है? उस समय WBC हमारी हेल्प करती है। और WBC के ये भाग है मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें किलर सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? किलर सेल या भक्षी कोशिका कहते हैं। और ये एक प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं जिसको फेगोसाइटोसिस या भक्षकाणु क्रिया कहते हैं। तो हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़ लिए? 3 प्रकार के पढ़ लिए। और चौथे नंबर पे आता है वो है साइटोकाइन बैरियर। कौन सा बैरियर? साइटोकाइन बैरियर। तो चौथे नंबर पे साइटोकाइन अवरोध, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये साइटोकाइन अवरोध। वो क्या? देखो समझना इसको। सपोज करो कि हमारी बॉडी में कोई सेल है, कोशिका है, ये कोशिका इंफेक्टेड है किससे? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा क्या है? इंफेक्टेड है, संक्रमित है। इस कोशिका के द्वारा एक प्रोटीन का सिक्रेशन होगा। किसका सिक्रेशन होगा? प्रोटीन का सिक्रेशन होगा, जिसे हम नाम देते हैं इंटरफेरोन। क्या नाम देते हैं? इंटरफेरोन। याद रखना इंटरफेरोन क्या है? इंटरफेरोन। कोई कोशिका है, विषाणु के द्वारा संक्रमित है, विषाणु के द्वारा संक्रमित है तो वो एक प्रोटीन का स्रावन करेगी और उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरोन। क्या नाम है? इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन अन्य सामान्य कोशिका को, कौन सी कोशिका को? अन्य सामान्य कोशिका को किससे बचाएगी? संक्रमण से बचाएगी। किससे बचाएगी? संक्रमण के। किसके संक्रमण से? विषाणु के संक्रमण से। भाई ये सेल है, इसको पता है कि भाई मैं तो संक्रमित हो गई, मेरी तो मृत्यु निश्चित है, तो मैं क्यों न अन्य साथी कोशिकाओं को तो सेफ कर दूं। इसलिए ये एक प्रोटीन निष्कासित करेगी, स्रावित करेगी, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन अन्य सामान्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती है। क्लियर? अब एक बार देखो मैं इसकी समरी बता देता हूं। इम्यूनिटी में हम लोगों ने आज बात की सहज प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा? सहज प्रतिरक्षा। देख लेने एक बार, हम लोगों ने बात की सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। किसकी बात की? इनेट इम्यूनिटी की बात की, कि वो प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के समय से प्राप्त होती है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, और लास्ट में साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ये 4 जो हैं ये सीबीएसई बोर्ड में है। कौन से बोर्ड में है? सीबीएसई बोर्ड में। एक बार रफली बता देता हूँ। फिजिकल बैरियर में उन्होंने स्किन के बारे में बता दिया था, स्किन के साथ में किसके बारे में बता दिया? उन्होंने म्यूकस झिल्ली के बारे में बता दिया। दोनों के बारे में कंबाइंड रूप से उन्होंने बता दिया था किसके अंदर? फिजिकल बैरियर में। कंफ्यूज मत होना। फिर था फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसे हम लोग कार्य की अवरोध कहते हैं। इसमें उन्होंने बता दिया था किसके बारे में? शारीरिक स्राव, क्योंकि कार्य तो हुआ शरीर का, HCl का श्रावण करना, दुग्ध से लैक्टोपेरोक्सिडेज का श्रावण करना, ये कार्य, तो उसको कार्य के अवरोध में दे दिया। फिर ये तीसरा था कार्य की अवरोध, सेल्यूलर। तो सेल्यूलर के अंदर कोशिकीय के अवरोध, तो कोशिकीय के अवरोध मैंने आप लोगों को बता ही दिया, WBC, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। और चौथे नंबर पे था साइटोकाइन अवरोध, तो साइटोकाइन अवरोध के बारे में यहाँ बता दिया। ये तो सीबीएसई बोर्ड में, और ये वाला कौन से बोर्ड में है? आरबीएसई बोर्ड में। तो
अब देख लेना आप अपने हिसाब से, छोटा सा पार्ट दे रखा है सीबीएसई में, यहाँ पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि पहले नंबर पे जो शारीरिक अवरोध था उसमें त्वचा, म्यूकस झिल्ली और शारीरिक स्राव, तीनों के बारे में हम लोगों ने बात की। त्वचा में क्वेश्चन क्या बनता है, एपिडर्मिस में कौन सा प्रोटीन है, कीरेटिन वाला, और फिर डर्मिस है वो कैसे सुरक्षा करती है, अम्लीय माध्यम कितना रखती है, 3 से 5। म्यूकस झिल्ली के बारे में बता दिया कि तीनों पथों में पाई जाती है। उसके अलावा और जो भी पाथ है, जो भी खोखली संरचना उसमें किसका आवरण पाया जाता है, मुख्यतः उनका म्यूकस झिल्ली का आवरण पाया जाता है। फिर शारीरिक स्राव के बारे में बता दिया। फिर हम लोगों ने एक नया सिस्टम पढ़ा है, वो कौन सा सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या पूरक तंत्र, जो अलग है, जो यहाँ इस वाली बुक में नहीं दे रखा है, आरबीएससी में दे रखा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा सेल्यूलर बैरियर, तो सेल्यूलर बैरियर में कोशिका किस प्रकार से हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो ये इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे आगे वाले वीडियो में, वो बात करेंगे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो हम लोगों ने क्या की है, उपार्जित की है। इसमें जो आप लोगों ने आज पढ़ा है इसको समझने की कोशिश करना है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है कि रट्टा मार लिया। समझना क्या है, समझना यह है कि रोगजनक यदि शरीर पर हमला करते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसे हमारी सुरक्षा करता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, ये दिमाग में बिठा लेना। पहली प्रतिरक्षा आज हम लोगों ने पढ़ी सहज, इनेट इम्यूनिटी, या हम लोग बोल सकते हैं जन्मजात, प्राकृतिक या आनुवंशिक। तो उसमें पहले नंबर पे तुम्हें कोई कहे कि बाहर सूक्ष्म जीव है तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा, तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है त्वचा करेगी, क्योंकि बाहर किसका आवरण है, त्वचा का। हम लोगों ने त्वचा में थोड़ा डीपली पढ़ लिया, मतलब त्वचा पर, तो त्वचा के द्वारा तो अंदर नहीं के, लेकिन नाक में चले गए तो क्या हो गया, मतलब नाक में कौन सी झिल्ली है, म्यूकस झिल्ली, ठीक है। शारीरिक स्राव तो अपन कहेंगे कि नाक से भी नहीं गए तो कहां से गए, तो हम लोग कहते हैं कि यदि हमारे शरीर के अंदर पहुंच गए, मुंह के द्वारा पहुंच गए, किसी भी रास्ते से शरीर के अंदर पहुंचे, तो शरीर में अंदर स्टमक में, आमाशय में एचसीएल का स्राव होगा, वो डेफिनेटली उसको मारेगा। भले ये तीनों नहीं मार रहे तो फिर क्या होगा, फिर आएगा कौन सा तंत्र, पूरक तंत्र। पूरक तंत्र उसको घेरेगा, मारने की कोशिश करेगा। पूरक तंत्र की भी बस की बात नहीं है, तो फिर कौन सा अवरोध है, कोशिकी अवरोध। कोशिकी अवरोध क्या करेगा, कोशिकी अवरोध में डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी। कोशिकी अवरोध से भी नहीं हुआ तो लास्ट में साइटोकाइन अवरोध, कि भाई संक्रमित हो ही गई कोई कोशिका, तो अभी क्या करेगी, अब वो इंटरफेरोन का क्या करेगी, श्रावण करेगी। ये सारी की सारी प्रतिरक्षा है, जन्मजात प्रतिरक्षा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सी प्रतिरक्षा की, उपार्जित प्रतिरक्षा की। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना।